मनोज त्यागी बने ईडीएमसी के नेता विपक्ष। आपने कहा ईडीएमसी में नहीं होने देंगे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई जाएगी टीम। ईडीएमसी में स्थायी समिति की हुई बैठक। पार्षद ने स्वामी दयानंद अस्पताल को प्लाज्मा डोनेशन सेंटर बनाने का दिया सुझाव। मेंबर ने अपने अपने इलाके की भी रखी समस्या। शकरपुर में बिना मास्क घूमने पर काटे जा रहे हैं चालान। पुलिस कर रही है 500 रुपए का चालान। कोरोना को लेकर प्रशासन सजग, घर से मास्क लगाकर ही आप लोग बाहर निकलें। पूर्व दिल्ली में लगातार आ रहे हैं बिजली के बिलों से परेशान है दुकानदार। बंद दुकानों के भी आ रहे हैं बिल। दुकानदारों ने कहा सरकार बिजली के बिल माफ करे। और सीबीएसई के 12th एग्जाम का रिजल्ट घोषित। पूर्व दिल्ली में बच्चों को रिजल्ट देखने में हुई दिक्कतें। साइट ना खुलने पर बच्चों को हुई परेशानियां। स्कूल जाकर बच्चों ने पता किया अपना रिजल्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में आज स्टैंडिंग कमेटी की पहली मीटिंग हुई। जब से आपको बता दें, स्टैंडिंग कमेटी के लिए लोग चुने गए थे। दीपक मल्होत्रा को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया था और सतपाल सिंह को चेयरमैन बनाया गया था, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सतपाल सिंह और डिप्टी चेयरमैन दीपक मल्होत्रा और कमेटी के सभी मेंबर्स ने हिस्सा लिया। सभी मेंबर्स ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सामने रखा। आनंद विहार की पार्षद गुंजन गुप्ता ने कहा कि स्वामी दयानंद अस्पताल में काफ़ी जगह है, क्यों ना उसको प्लाज्मा डोनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, वहाँ पर आकर लोग प्लाज्मा डोनेट करें, मशीन को लगाया जाए। हमारे पास मशीन भी है, जिस पर कमिश्नर ने भी अपनी बात रखी है। लेकिन आपको बता दें, जो मशीन प्लाज्मा डोनेशन के लिए इस्तेमाल होगी वो अभी खराब पड़ी है। कोविड-19 जो महामारी है, बहुत बड़ी महामारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरा दिल्ली नहीं, पूरा देश इस बीमारी से त्रस्त है। जो आइसोलेशन सेंटर या कोविड हॉस्पिटल की बात है, इसमें हमारा निगम का इधर एक बड़ा एक ही हॉस्पिटल है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। अब सारा लोड स्वामी दयानंद हॉस्पिटल पर है। जीटीबी का भी है, राजीव गांधी का भी है। और ये भी सच है कि बिना दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एलजी की परमिशन के उन्हें हॉस्पिटल नहीं बन सकता था। दूसरे आइसोलेशन सेंटर की बात थी। हमारी 16 विधानसभा, 16 में से 15 विधानसभाओं में हमने चिन्हित कर लिया था कहाँ कहाँ हम आइसोलेशन सेंटर बनाएंगे। उनको तैयार भी कर लिया। जो उसमें कुछ कमियां थी, राउंड किए गए कमियां थी, उसको दूर किया गया। चाहे कहीं शीशा टूट रहा है, कहीं टॉयलेट ब्लॉक ख़राब था, कहीं लाइट ख़राब थी, उन सबको हमने पूरी तरह से ठीक कर लिया। लगभग पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 3500 से 4000 के बीच में बेड की बेड लग सकते हैं, ऐसी हमने पूरी तैयारी की हुई थी। जो प्लाज्मा की बात है, इसके लिए लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। हर कोई देने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि ऐसी बीमारी है, पता नहीं क्या हो सकता है, क्या होगा। लेकिन ये एक अवेयरनेस की बात है। लोगों में अवेयरनेस हो, जो ठीक होकर के आ रहे हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको समझाया जाए और बताया जाए कि हम प्लाज्मा से और बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं, जैसे ब्लड दे करके। पूर्व दिल्ली नगर निगम में पिछले कई दिनों से नेता विपक्ष की कुर्सी खाली पड़ी थी। आज नेता विपक्ष को चुन लिया गया है। आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी को नेता विपक्ष बनाया गया है। इस दौरान आपके नेता दुर्गेश पाठक के साथ और भी नेताओं ने शिरकत की। आप नेताओं ने कहा कि ईडीएमसी में करप्शन चरम पर है, हम लोग करप्शन नहीं होने देंगे। हर विभाग के लिए टीम बनाई जाएगी, जिससे लोग अपनी पैनी नज़र रखा करेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। लोगों ने कोरोना को देखते हुए एहतियातों को नहीं बरता। डिपार्टमेंट वाइज बनाएंगे, 2-2, 3-3 जो अपने एल्डरमैन हैं और जो काउंसलर हैं और जो लोकल एमएलएज हैं उनके साथ मिलकर
एक तरीके से शैडो डिपार्टमेंट, शैडो कैबिनेट टाइप में चलाएंगे, जिससे हम एक एक चीज़ जो छोटी से छोटे प्रोजेक्ट हैं, चाहे 1 रुपये का भी प्रोजेक्ट है, चाहे 100 रुपये का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी टीम बहुत अच्छे से निगरानी उसके ऊपर कर सके। देखिए मनोज जी तो एक सिंबल हैं कि जिम्मेदारी उनको मिली है, लेकिन ये सारी की सारी जब तक टीम मिलकर काम नहीं करेगी तब तक मनोज जी भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ अकेले नहीं कर सकते, गीता जी भी अकेले नहीं कर सकते। तो एज ए टीम मिलकर हम इस पूरे जो हमारा मिशन है, जिसके लिए पार्टी बनी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस पार्टी को हमने बनाया, हम लोगों ने मिलकर बनाया है, तो उस मिशन को पूरा करने के लिए पूरी टीम जो इस कमरे में बैठी है, जो लोग बाहर हैं, सब लोग मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। देखिए, जो पार्टी ने एक विश्वास मुझ पे जताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भाई दुर्गेश पाठक जी ने और पूरे मेरे काउंसलर साथियों ने, इस बार हम इसको इस बंद कमरे तक नहीं छोड़ेंगे। इस आंदोलन को जन जन तक लेके जाएंगे, एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक आम आदमी तक ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि जो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती ये सत्ता पक्ष में हैं और इनके पास पूरा बहुमत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये विपक्ष की आवाज़ को या जनता की बात को दबा दें। तो उसका जो विरोध है वो हम जनता तक जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के करेंगे। नहीं, हमारी पूरी टीम है और पूरी टीम के साथ तैयारी में हमें कुछ भी समय नहीं है। हम हर चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आज से पहले भी ये पूरी टीम काम करती रही है। भाई कुलदीप के नेतृत्व में, रहमान जी के नेतृत्व में, रोहित मेहरोलिया जी के नेतृत्व में पहले भी हमारी पूरी टीम ने लगातार मेहनत के साथ काम किया है और स्टैंडिंग में हमारी रेखा बहन हमेशा बात उठाती रही हैं और पिछली बार रहमान जी ने भी पूरे तरीके से आवाज़ उठाई। इस बार जन जन तक जाने का हमारा पहले भी प्रोग्राम है और हम पहले भी गए हैं, तो इस बार और ज़्यादा मुस्तैदी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि जन जन तक पहुँचें। सावन का पावन महीना चल रहा है। सावन का महीना मतलब भगवान भोलेनाथ का महीना। इस पूरे महीने भर भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और रुद्राभिषेक कर मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। हर साल लाखों कांवड़िया हरिद्वार जाकर गंगा जल लाया करते थे और सावन की शिवरात्रि को भक्त भगवान भोलेनाथ पर उस जल को अर्पण किया करते थे। लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा बंद है, हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, बॉर्डर सील हैं। इसी को देखते हुए कैलाश नगर की एक संस्था ने नेक काम किया है। संस्था ने उन सभी लोगों के लिए जल की व्यवस्था की है जो हर साल हरिद्वार कांवड़ लेकर जाया करते थे। इस बार सावन की शिवरात्रि 19 जुलाई की है। हमारी तो बहुत ही पहले इच्छा थी कि जैसा हमारा कैंप लगता है दिल्ली में, सारे कैंप जो लगते हैं वैसे लगे, लेकिन क्या करें, कुदरत की मारी ऐसी है, जो आपदा आई हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, उसको देखते हुए हमारी जो दिल्ली सरकार है और पूरी हमारे पीएम मोदी जी ने जो ऐलान किया है कि भाई साहब अब की बार कांवड़ सेवा नहीं लेगी कोरोना की वजह से, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने 1 महीने पहले ही अपनी पूरी टीम को इस काम में लगाया। हमने कुछ ना कुछ करना जरूर है। जितने कांवड़ जो नहीं ला सकते कांवड़, उनके लिए हमने जल प्रोवाइड किया है, हरिद्वार से लेके आए हैं, क्योंकि हमारे लिए भोले शंकर की इतनी कृपा है, हरिद्वार में भी है। वहाँ के एसएसपी साहब से हमने बात की और वहाँ के उत्तराखंड के और जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हमने बात की, उनसे लेके फिर हमने अपनी 2-4-5 बार में लेके हम अपनी जीपों में, गाड़ियों में लेके हम जल लेके आए हैं। और किसी भी कांवड़ वाले को जो कांवड़ लेके हरिद्वार से जल लेके आते थे उन्हें नहीं है, तो शिवों कांवड़ सेवा समिति एवं सेवा समिति उनको जल की व्यवस्था करा सकती है। गंगा जल उपलब्ध करा रहे हैं, इनका प्रयास अति सराहनीय है और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपनी कृपा इन पर बनाए रखेंगे। जो कांवड़ियों का एक सपना होता है साल में एक बार हर की पौड़ी से लाके गंगा जल चढ़ाना होता है भोलेनाथ जी को, तो उनकी यह मनोकामना पूरी करने में इन्होंने एक बहुत सराहनीय प्रयास किया है। अभी तक शायद ये किसी भी संस्था ने नहीं सोचा था कि हम जल कांवड़ियों को देके उनकी आस्था को और बढ़ावा दे सके। जो कांवड़िए 7 साल, 8 साल, 10 साल से जा रहे थे, इस साल वो निराश थे। जो जल ये लेके भी आए हैं और तकरीबन 50-60 लोगों को हम दे भी चुके हैं अब तक। हमारे पास भी लोग आ रहे हैं, इनके पास भी जा रहे हैं। हमारे पास जो आता है हम इनको बोल के उनको जल प्रोवाइड करा देते हैं, जल दिया जाता है और लास्ट तक कोशिश यही रहेगी कि जो भी हमारे पास आए जल उसको मिले। हम 3 जने गए थे वहाँ पे हरिद्वार, वहाँ से जल की व्यवस्था करके लाए। बाकी ये भोले की हाँ दिक्कत तो वहाँ पे है, काफ़ी जल तो लाने में मना थी, लेकिन फिर भी जो है हमारे प्रधान जी की वजह से कुछ वहाँ पे बड़े अधिकारी थे, उनसे बात करके, क्योंकि हमने कहा था उन्हें गंगा जल से बांटना है। की बार एक दुख का एक विषय था, दुख था हमें कि अब की बार जो कांवड़ कैंप नहीं लग रहे हैं, जो अब की बार हम इतने सालों से भोलों की सेवा कर रहे हैं, इस बार नहीं कर पा रहे हैं। तो
भोलेनाथ की एक कृपा हुई हमारे ऊपर कि हमें एक विचार आया कि भाई अब की बार जो कांवड़िए गंगा जल हरिद्वार से हमेशा लेकर आते हैं और इस बार नहीं ला रहे हैं, तो बाबा की कृपा से इस बार हमने हरिद्वार से गंगा जल की व्यवस्था हो गई है। तो जो भी कांवड़िए इस बार अभिषेक करना चाहते हो या जिनको गंगा जल की आवश्यकता हो, जल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अभी शिवरात्रि वाले दिन जितने भी कांवड़िए हैं वो अभिषेक कर सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के केस 1 लाख से ज़्यादा हैं और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और बहुत से लोग होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में काफ़ी जगह कंटेनमेंट जोन है। कोरोना को देखते हुए भी केंद्र और दिल्ली सरकार ने लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलने के लिए कहा है। जो लोग मास्क लगाकर बाहर नहीं निकल रहे हैं उनके पुलिस चालान भी काट रही है। पूर्व दिल्ली के शकरपुर में जो लोग मास्क नहीं लगाए थे उन लोगों के पुलिस ने चालान काटे हैं। 500 रुपये का चालान काटा गया। जिन लोगों के चालान काटे गए उनका कहना है कि हमारी गलती थी तभी चालान काटे गए। कोरोना काल में हम सभी को सावधानियां बरतनी चाहिए और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। गलती थी सर हमारी और ये हमारी गलती है, हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। इस चीज़ को आगे से नहीं होगी। चालान करने के बाद भी आपने मास्क नहीं लगाया? सर अभी है नहीं ना, अवेलेबल नहीं है। मेरे पास होता तो मैं कब का लगा लेता, मैं लाने भूल गया। मैं नहीं आएंगी भी। तो आप खरीदेंगे अब? जी बिल्कुल खरीदेंगे। दोबारा भी पकड़ लिया फिर डबल चार्ज आपको मौका ही नहीं मिलेगा आपको। अभी हम महंगी खरीद लेंगे जा करके। सर ये विदाउट मास्क से काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से अवेयर कर रही है लोगों को कि भाई आप मास्क लगाओ। अदरवाइज एक बहुत बड़ी हानि हो सकती है कि जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सारे कंटेनमेंट जोन्स बन रहे हैं, तो उनका मेन रीज़न यही है कि लोग अवेयर नहीं है। तो स्टार्टिंग में इनको अवेयर किया गया, लोग अब कुछ ने मान लिया, कुछ नहीं मान रहे। अब क्या होता है कि अगर आप अवेयर कर रहे हो बिना किसी फ़ाइन के तो लोग नेगलेक्ट कर देते हैं कि चलो कोई नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि आप 500 रुपीज़ का फ़ाइन है विदाउट मास्क। कोरोना को देखते हुए प्रशासन की निगाहें अब और तेज़ हो गई हैं। पूर्व दिल्ली के सूरजमल विहार की रेड लाइट जो क्रॉस रिवर मॉल के पास है, उस पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग इस समय ठीक से मास्क नहीं लगा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, पहले तो उनको पुलिस समझाती है। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो उनके मशीन के द्वारा और फ़ोन ऐप के ज़रिए चालान काटे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी लोगों को समझाया जा रहा है। सर लगा रखा सर, तो आपके पीछे सर नहीं लगा रखा। सॉरी सर। राइडर बोलते हैं। नहीं सर, इनका फ़र्ज़ है सर, इनका फ़र्ज़ है, चालान कर सकते हैं। इनको समझा रहे हैं सर, समझा रहे हैं। इन्होंने समझाया सर, डिसिप्लिन तो करनी चाहिए। हाँ, लोगों को जैसे कोई मास्क नहीं लगाता उसको बताते हैं मास्क लगाओ, और जो सड़क पे जैसे थूकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है उसके बारे में बताते हैं। और जो हेलमेट नहीं होता, जैसे कई बार डॉक्यूमेंट्स अब मशीनें भी अलाउ कर दी गई हैं हेलमेट वगैरह के लिए, जो कुछ चलाने हैं जो खोल दिए गए हैं उनको करते हैं। अगर उन पर फिर किसी में नहीं होता तो वाइड कैमरा ऐप भी हमारे पास है, उससे भी हम चालान करते हैं। जैसे इनके ये है, इनका कैमरा, इनके द्वारा चालान हो रहे हैं या अभी कैश भी चालान हो रहे हैं? कैश नहीं ले रहे, ऑनलाइन पेमेंट होती है, कार्ड डिजिटल पेमेंट से ले रहे हैं। कैश में अगर कोई कराना चाहे तो कैश देने के बजाय अगर कार्ड हो तो उससे लेते हैं सिर्फ। पब्लिक तो फर्क तो पड़ता ही है, जब उनको समझाया जाता है तो कुछ तो उनमें अंतर आता ही है। मान लिया 10, 20, 50 आदमियों को रोज़ समझा, वो 2-4 अपने रिश्तेदार भाई बहन को बताएंगे तो कुछ तो बहुत आहिस्ता फर्क तो उससे पड़ता ही है। सर मैं इमरजेंसी में, मेरे दोनों पैर खराब है सर, मैं मैक्स हॉस्पिटल जा रहा था। हाँ वो जरूरी सर, गलती है मेरी। हाँ सर, उन्होंने हमें वार्निंग दी है और चेता हमारा चालान करा है। हाँ जी समझाया, हमें सारी बात समझाई, हमारे चालान भी करा। हमारी गलती है, हमें हेलमेट लगाना चाहिए, मुंह में मास्क लगा के चलना चाहिए, सारी चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। कोरोना की मार हर किसी पर पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों के व्यापार, नौकरियां तक चली गई। पूर्व दिल्ली के बैंकेट हॉल मालिकों का कहना है कि हम लोगों के आगे आर्थिक संकट आ गया है। बिल्कुल बुकिंग आगे के लिए नहीं आ रही है। जो कैटर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। बिजली के बिल और हाउस टैक्स हम लोगों को भरना पड़ रहा है, उसमें रियायत नहीं दी गई है। कई बुकिंग तो कैंसिल हो गई हैं। कोरोना को देखते हुए हमारे आगे संकट बहुत बड़ा है। बैंकेट मालिकों ने बहुत ज़्यादा अपनी परेशानी जाहिर की है। उनका कहना है कि सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उससे हमें बहुत तकलीफ़ है। कोई हमारे फिक्स चार्ज में हमें कोई रियायत नहीं दी गई है।
हाउस टैक्स में भी हमें कोई रियायत नहीं दी गई है। और जो आगे के लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है कि हमें कब खोला जाएगा या हमारी तकलीफों का कब निदान होगा, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। सीजन का समय चल रहा था, ऐसे में कितना नुकसान हुआ? सीजन का समय चल रहा था, उसके अंदर हमें बहुत नुकसान हुआ है। जो आगे के लिए है उसका कोई प्रावधान नहीं है कि कब खोले जाएंगे कब नहीं खोले जाएंगे। हम लोग बैंकट चलाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है कि कब बैंकट ओपन होने हैं और कितने आदमी का करना है। गवर्नमेंट ने कुछ बैंकट हॉल एक्वायर किए हैं कोविड-19 के लिए, हम उनका स्वागत करते हैं कि हम भी समाज में रहते हैं, लेकिन बाकी जो छोटे बैंकट है कम से कम उनको ओपन किया जाए ताकि जो 50 आदमी के फंक्शन है उनको हम लोग कर सकें और पब्लिक भी परेशान ना हो। बहुत बुरा हाल है, फैमिली में हमारे जो भी खर्चे हैं वो पूरे हैं प्रॉपर, बच्चों की फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइसेंस फीस, हाउस टैक्स, ये सब हमें पे करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रियायत नहीं दी गई। लॉकडाउन के बाद पिछले 4 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं, कोई बुकिंग नहीं है, कोई हमारे लिए गाइडलाइन नहीं तैयार करी गई है कि कब हमने खोलना है कब नहीं खोलना है। इसके चलते हम और काम के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट ने 80 के आसपास बैंकेट हॉल जो लिए हैं, उसके अलावा उनको ही चाहिए कि कम से कम बाकी के बैंकेट हॉल को चलाने की रियायत तो दी जाए, लेकिन अभी लिए उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। हमारे बिजली के बिल हैं, एक महीने के 20-20 हज़ार रुपये आ रहे हैं फिक्स चार्ज, वो भी हमें देने पड़ गए हैं। पिछले 2-3 महीने से हमने कोशिश की जो काफ़ी, लेकिन बट वो नहीं हुआ, इसलिए हमें वो भी देने पड़े हैं। बैंक्वेट के साथ केटरिंग भी जुड़ी हुई है, स्टाफ कुकिंग स्टाफ जुड़ा हुआ है, जिनके पास अब इस टाइम कोई काम नहीं है, सब बहुत परेशान है। सबके पास फिक्स चार्जेस लगे हुए हैं जो उनको भरने पड़ रहे हैं और उसकी सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं है उसमें। दूसरा, कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि 400 मीटर से कम के जो बैंक्वेट हॉल है या फिर काम करने हैं वो करने हैं या नहीं करने हैं, कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को नहीं। सिचुएशन ये आ गई, जब भी मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मेरी सिस्टर की शादी है, मेरे को बैंक्वेट हॉल बुक कराना है, तो जब भी जाता हूँ ये कहते हैं हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई 50 आदमी की बुकिंग नहीं कर पा रहे हम लोग, तो अभी हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है कि डेट कब फिक्स की जाए आपकी। तो इस चक्कर में बहुत जगह मैं बैंक्वेट हॉलों में गया, सभी का यही कहना है कि बैंक्वेट हॉल अभी हमारे बंद हैं, हम अभी बुकिंग नहीं ले सकते। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं क्लास के रिजल्ट को घोषित कर दिया। बच्चों ने रिजल्ट घोषित होने पर खुशी जाहिर की है। बच्चों को तकनीकी खामी की वजह से रिजल्ट देखने में थोड़ी परेशानी हुई। कोरोना की वजह से कुछ सब्जेक्ट के पेपर नहीं हो पाए थे, जो पेपर हुए थे उनके बेसिस पर ही रिजल्ट घोषित किया गया है। पहले पाँच सब्जेक्ट के होते थे एग्ज़ाम्स, इस बार कोरोना वायरस की वजह से एक BST का पेपर छूट गया था मेरी 80 अराउंड मैं मान के चल रहा था। हाँ जी, मेरी कॉमर्स स्ट्रीम है और हमने 4 एग्ज़ाम्स दिए थे, अब जिसमें से इन्होंने बेस्ट ऑफ 3 लगाए हैं। अब जो रिज़ल्ट है 88% स्टूडेंट जो हैं वो पास कर दिए हैं, 3.8 कुछ हैं जिनकी 95 अबव आई है, और अभी तक मेरे जो सर्कल है सारा फ्रेंड सर्कल सबकी 85 to 80 आई है, और ऐसा किसी को देखा नहीं है कि फेल करा गया है, कंपार्टमेंट आई है, ज़्यादातर क्लियर ही करे गए हैं। हाँ, अगर वो सब्जेक्ट की बात है, अगर उनको करना होता, वो पेपर होता, तो वो अपने आप ग्रो कर ही जाते परसेंटेज में। 80 to 85% अप्रॉक्स सबकी आई ही है, ऐसा नहीं देखा गया है कि बहुत कम आई है या फिर फेल का और कंपार्टमेंट का तो बहुत ही माइनर सा दिखा है, वरना तो 88% गवर्नमेंट ने बोला है कि पास हुए हैं। कोरोना को देखते हुए आने वाले महीनों में स्कूल खुलने की बात कही जा रही है और अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मना कहा है। पेरेंट्स का कहना है कि जब तक कोरोना के केस कम नहीं होते हैं और बाजार में वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। बच्चे कोरोना के लेकर एहतियात नहीं बरत पाएंगे, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है। जैसे कि कोरोना एक महामारी चल रही है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध है, बड़ों के लिए भी है। जैसे कि बड़े थोड़े अवेयर हो जाते हैं, बच्चे उस तरह से नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए लगता है कि स्कूल बंद रहने चाहिए। अगर स्कूल वाले, सरकार ये फैसला लेती है कि उन्हें अच्छी तरह सैनिटाइज़र फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो स्कूल खुल सकते हैं, बट अभी पेरेंट्स नहीं चाहते कि स्कूल खुलने चाहिए। नहीं, बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो या ना हो, इससे बेटर है कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे। यू नेवर नो कि आगे चल के उसको अगर मान लो ये महामारी 1% भी हो गई, आई एम नॉट सेइंग कि भी बच्चा नहीं रहेगा, मे बी वो रिकवर कर जाए, बट हम ये रिस्क क्यों ही लें। पढ़ाई ज़रूरी है, आई एग्री। ऑनलाइन क्लासेस दे रही है गवर्नमेंट, दे रही है, स्कूल दे रहे हैं, सरकारी स्कूल दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स दे रहे हैं, कोई कमी है नहीं एजुकेशन में, और हम फीस भी पे कर रहे हैं।
इसलिए ना तो पढ़ाई में कोई दिक्कत है, ना ही पेमेंट में कोई दिक्कत है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगस्त में, नवंबर में, अक्टूबर में कभी भी अभी 2020 में स्कूल खुलना इज़ इम्पॉसिबल, कोई ज़रूरत है ही नहीं, गारंटी है कुछ। आप अभी देख लीजिए 2 दिन पहले बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, मतलब बड़ी एक मायने में रखने वाले लोग जो उम्र में भी तवाज़ है और एज, पैसा हर चीज़ में है, उन लोगों को वायरस हो गया है, पूरी फैमिली को हो गया है। एक बेटी उनको हो गया है, बहू को हो गया है, उनके फादर को हो गया है। फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, यू नो वेरी वेल, मीडिया से आप लोग भी। तो आप मुझे बताओ, वो हमसे ज़्यादा ध्यान रखते होंगे, आई थिंक, वो फिर भी इस चपेट में आए हैं। तो डू यू रियली थिंक कि हमारे बच्चे नहीं आएंगे या हम नहीं आएंगे? इसमें दोनों तरफों से देखा जा सकता है कि जैसे जो है कोरोना जैसी महामारी में जो है, अगर जो कोरोना जैसी बीमारी को देखा जाए तो स्कूल में बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, लेकिन अगर जो पढ़ाई के मामले से सोचा जाए तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, पढ़ाई ख़राब हो रही है। तो ये दोनों तरीके से सोचने योग्य बात है। इसमें जो है सरकार को भी सोचना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा। पेरेंट्स तो इसके लिए कभी भी एग्री नहीं होंगे। बाकी इस बारे में दिल्ली मतलब सरकार को और जो है टीचर्स को ये एक अपनी वहाँ का सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बच्चों को जो है मैनेज करते हैं स्कूल में। जो है बॉलीवुड की महानायक कोरोना पॉजिटिव हैं। उनका मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके बेटे अभिषेक भी कोरोना पॉजिटिव हैं, बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या भी, उनको भी अस्पताल में जी हाँ, अभिषेक और अमिताभ तो अस्पताल में हैं और ऐश्वर्या और आराध्या होम आइसोलेशन में हैं। आपको बता दें, उनके अमित जी की जो तबीयत खराब हुई है उसको लेकर पूर्व दिल्ली की जो उनके प्रशंसक हैं, फैंस हैं, वो भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर ठीक आएँ। वो सभी के प्रशंसक के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, लोग उनको याद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। उनके देश में नहीं, दुनिया में भी फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अपने उनका परिवार भी और वो सारे के सारे जो जल्दी स्वस्थ हो जाए। हम भगवान से कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होंगे। हाँ जी, फिल्में जो अच्छी फिल्में आई थी, जो जैसे कि जो शोले है, आज तक भी जो है काफ़ी चली हुई है, जंजीर है, कितनी फिल्में बहुत अच्छी हैं। भाई जैसे ही हमें कल से पता चला है जी अमिताभ बच्चन जी और उनकी फैमिली को कोरोना हुआ है, कल से हमें बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि और इस चीज़ से एक मैसेज भी जाता है कि किसी को भी हो सकता है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो अमिताभ बच्चन तो हमारे इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। हम तो दुआ भगवान से यही चाहते हैं कि वो और उनकी फैमिली जल्दी से स्वस्थ हों और अपना काम पर लौटें। बाकी क्योंकि वो तो पूरे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी हैं और सब उनको चाहते ही हैं और हर आदमी उनके लिए भगवान से दुआ यही करेगा कि वो जल्दी स्वस्थ हो, अपने काम पे लौटे। नहीं सर, हम तो उनके लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जल्दी ठीक कर दे हमारे बिग बी को। अमिताभ बच्चन जी को तो हम बचपन से प्यार करते हैं, उनके साथ तो हमने फ़ोटो में ही फ़ोटो खिंचवाया अपने। हम बड़ा उनको चाहते हैं, उनकी पिक्चर बहुत देखी हमने कि भगवान उनको दीवार देखी हमने, अमर अकबर एंथनी देखी हमने, अमिताभ बच्चन जी की बहुत सारी देखी हमने, कालिया देखी हमने। बिजली के बिलों को लेकर दुकानदार परेशान हैं। लोगों का कहना है कि लगातार बिजली के बिल आ रहे हैं। 4 महीने दुकान बंद पड़ी है, लेकिन बिजली के बिल मोटे आ रहे हैं। दुकानों पर ग्राहक बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से काम बिल्कुल बंद पड़ा है। ऊपर से बिजली के बिल परेशानी और बढ़ा रहे हैं। दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। ये 2-2.5 महीने तो लॉकडाउन रहा, उसमें हमारी दुकानें बंद रही हैं। अभी तब से इन्होंने अभी एवरेज बिल भेजा है 4360 रुपये का। इसमें देखिए आप, कोई रीडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, एवरेज बिल भेज दिया। बंद दुकानों का 2500 रुपये और 4360 रुपये भेजा, अभी तक रीडिंग नहीं हुई। अब आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन में 7.25 रुपये यूनिट, और जिन दुकानदारों की किराए की दुकानें हैं और दुकानें बंद हैं, काम नहीं है और किराएदार को किराया भी देना है, उसका इतना बिना रीडिंग के बिल आएगा, 5-5, 6-6 हज़ार बिल आएगा, तो उसका घर का गुजारा कैसे होगा। तो दिल्ली सरकार जब ये बनी दोबारा, तो 200 यूनिट बिजली पे बनी थी। अब ये वादा भी वो पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब गर्मियाँ आए, एसी चलता, कूलर चलता, तो वो 200 यूनिट का पैमाना भी फेल हो गया है इनका। जब ये दिल्ली में सरकार बनी थी, बिजली का एक वादा था कि हम बिजली सस्ती देंगे, 24 घंटे देंगे। अब बिजली जाती भी बहुत है, और बिजली सस्ती का नाम तो छोड़िए, केवल और केवल जो कमर्शियल मीटर जिन लोगों के लगे हैं, जिनकी दुकानें हैं, मैं आप सोच सकते हो पिछले 3-3.5 महीने से पूरी पूर्ण रूप से काम ठप्पते, दुकानें बंद थी। उनके केवल और केवल बेहिसाबा बिल, एवरेज बिल बना के एक तरह से टेरर पैदा किया जा रहा है लोगों पे। आप समझ सकते हो, घर में दुकानों पे काम नहीं है, रोड पे दुकानों पे कस्टमर नहीं है, माल बिक नहीं रहे, और उसके अलावा 36 तरह की हमारे आम आदमी जनजीवन में पड़ी हुई है। अब ये बिजली के बिल वगैरह, अब ये आ गई परेशानी हमारे ऊपर से काम धंधे सारे ठप पड़े हुए हैं,
कोई कस्टमर नहीं है, कोई कुछ नहीं है इस टाइम। अब यही समस्या हमारे पे आ रहा है कि आप बिजली के बिल भी भरेंगे वो 2 महीने के पहले के भी, और रीडिंग अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। अभी कल अब पता नहीं अगले महीने या उससे अगले महीने बिजली काटने वाले भी आ सकते हैं। सारी परेशानियां सर यही है हमारी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN 10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।